हेलो बच्चों, बढ़िया। तो चलो देखो, कल हम एक पोएम पढ़ रहे थे, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, रिटन बाय अड्रियन रिच। तो उसमें हमने आपको थोड़ा होमवर्क दिया, लेकिन वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में किसी ने नहीं डाला है। एक बच्चे ने डाला है, थैंक यू सो मच। देखा करो, आंसर किया करो। अच्छा चलिए अभी चलते हैं, तो समझाते हैं वो क्या क्वेश्चंस थे। एक आपसे पूछा गया कि भैया राइम स्कीम क्या है। इस पूरे पोएम में कितने स्टेंजा थे? हमारे पास 3 स्टेंजा थे, और पर स्टेंजा कितने लाइंस थे? उसमें पर स्टेंजा में 4 लाइंस थे। अब पूछा गया आपसे कि राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम होती क्या है भैया? 4 लाइनें आपको दी गई, इन चारों लाइनों के अंत में जो वर्ड होता है वो क्या लय बना रहा है, बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है। सपोज करो कि मेरे पास ये 4 लाइनें हैं, मतलब ये क्वाट्रेन है। भाई 2 लाइनों को क्या बोलते हैं? कापलेट, जिसको आप हिंदी में दोहा कहते हो। 4 लाइनें क्वाट्रेन, जिसको आप अंग्रेजी में चौपाई कहते हो। तो समझ लो, हिंदी में चौपाई कहते हो, तो समझ लो भैया ये हिंदी वाली चौपाई है। हिंदी तो पढ़े हैं। तो इस चौपाई का लय क्या है, ताल क्या है, यही होता है राइम स्कीम। अब सपोज करो इसमें एक लास्ट में वर्ड आया, इसमें बॉय, इसमें वर्ड आया टॉय, इसमें आया रैम, और इसमें आखिरी वर्ड था जैम। तो जरा बताओ इसका राइम स्कीम क्या हुआ? इसका राइम हुआ बॉय टॉय, यानी बॉय हमारा ए है, और जब तक बदलेगा नहीं, सेम साउंड आएगा, तब तक ए ही यूज करेंगे। तो टॉय भी ए, ठीक है। अब क्या आ गया? रैम या राम। राम तो नाम होता है, हम रैम यूज कर रहे हैं, रैम। तो रैम ऊपर जैसा तो नहीं है, बदल गया है, तो क्या हो गया? बी। जैम, जैम किसके जैसा है? बी के जैसा, बी। तो इस स्टेंजा का राइम स्कीम क्या था? ए ए बी बी। अब चलो जी, अब थोड़ा सा यूज करते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब समझ लो कि आखिरी वर्ड्स में हमने थोड़ा चेंज किया। बॉय टॉय, रैम प्ले। अब राइम स्कीम बताना, बॉय टॉय दोनों एक जैसे हैं, तो अब क्या हो जाएगी? ए ए, रैम नया वर्ड आया, बी, और ये क्या हुआ? प्ले। ये तो बिल्कुल ही अलग है, तो ये क्या हो गया? सी। अब राइम स्कीम क्या हो गई? ए ए बी सी। चलो जी और थोड़ा चेंज करते हैं। पहले में था बॉय, फिर आया से, अगले में आया टॉय, फिर आया प्ले। अब जरा इनका रिदम देखो, राइम देखो। बॉय ए, अगला वर्ड, अगली लाइन वाला लास्ट वर्ड है से। अरे ये तो बदल गया, तो हमने क्या लिख दिया? बी। लेकिन फिर थर्ड वर्ड देखा, और ये टॉय है, तो ये किस वाले से मैच कर रहा है साउंड में? पहले वाले से। तो ये भी क्या लिखा गया? ए, और फिर आया प्ले। अब ये से, प्ले, ये मैच कर रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ? बी। तो अब इसका राइम स्कीम क्या बनाएंगे? ए बी। समझ गए? तो इसी तरह से हम राइम स्कीम यूज करते हैं कि जहां जहां, अब सपोज करो चारों ही अलग होते, बॉय, मैन, हैप्पी एंड प्ले। अब क्या हो जाता? ए बी सी डी सब अलग, कोई किसी के साउंड से मैच नहीं करता। अब भैया बात करते हैं अपनी पोएम की। तो अपनी जो पोएम थी, तो उसके स्टेंजाज आपने देखे होंगे। देखो मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखो। जो पहले 4 स्टेंजा थे, एक पे लिखा हुआ था लास्ट वर्ड स्क्रीन, दूसरे पे लिखा हुआ था ग्रीन, तीसरी लाइन में था ट्री, और चौथी लाइन में था सर्टेनिटी। अब भैया साउंड देखो, स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी, ये एक ही जैसा साउंड माना जाता है। सो दैट इज वाई ए एंड दिस इज बी एंड बी। तो व्हाट इज द साउंड? ए बी। अभी दूसरी लाइन में, अगर दूसरे स्टेंजा में जाएंगे तो वहां भी देखो क्या लिखा हुआ था। पहली लाइन का लास्ट वर्ड था वूल, दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड था पुल, तीसरी लाइन का था बैंड,
और चौथी लाइन में उन्होंने लिखा था हैंड। अब ये बहुत क्लियर हो गया, ये आपका क्वार्टेन है, 4 लाइनें हैं। तो अब ये साउंड देखिए, ऊल पूल दोनों मैच करते हैं, ए एंड ए। अब नया वर्ड आया इधर बैंड, वो हैंड से मैच करता है, तो बी और बी। तो पूरा पोएम आपने पढ़ा होगा, इसके पूरे का राइम स्कीम जाता है ए ए बी बी। एक बच्चे ने जवाब दिया था, बहुत ठीक जा रहा था लेकिन फिर भी थोड़ा एरर था, तो वो समझ गया होगा। अभी आता है फिगर्स ऑफ स्पीच पे। अब फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे समझें? ये इसको लिटरेरी डिवाइस कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अब आप सिंपल सा हिंदी में ये समझ लीजिएगा कि हिंदी में आपने कभी अलंकार पढ़े तो समझ लो ये अलंकार है। मतलब कविताओं में या गद्य भाग में भी हो सकता है कि वो जो बात बोली गई है वो किस तरह के व्यंग के साथ है, किस तरह के अलंकार के साथ है। तो देखो फिगर्स ऑफ स्पीच आप पढ़ाते हैं, हमने आपसे 3 पूछे। पहला, फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर रूल। अब देखो थोड़ा हिंदी से कनेक्ट करेंगे। जैसे हिंदी में हम एक अलंकार पढ़ते थे अनुप्रास। अब अनुप्रास में क्या होता था भाई, एक जैसी चीजें, एक जैसे शब्द मिल जाए तो समझ लो अनुप्रास हो गया। ठीक है, तो इधर भी क्या है एफ, इधर भी क्या है एफ, साउंड भी फे का ही दे रहे हैं, फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर रूल। तो इसको कहते हैं, इसका हो गया एलिट्रेशन। अब थोड़ा सा मैं समझाऊंगा क्योंकि समझना जरूरी है। एलिट्रेशन अगर हिंदी में मैं समझाऊं तो ये बेटा अनुप्रास है। अब हिंदी में तो अनुप्रास में क्या देखते थे, एक जैसे शब्द हैं, हमेशा, हमने, उनकी सहायता की तो है और है मिल गए, ऐसे नहीं करते थे अनुप्रास। अब ये अंग्रेजी है भैया, एलिट्रेशन पहली वाली लाइन का फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरी लाइन देखो जो हमने बोली, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ये बड़ा टफ रहा होगा, कोई इसके लिए आयरनी लिख रहा है, कोई इसके लिए हाइपरबोले लिख रहा है। बेटा ऐसा नहीं है, ना तो ये व्यंग है ना कुछ और है। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड का कंपैरिजन मैसिव वेट के साथ किया गया, अर्थात उसको कॉन्ट्रास्ट किया गया है कि जो वेडिंग बैंड है भाई साहब वो बहुत भारी है। तो इस तरह की सिचुएशन में सिर्फ एक ही भरते हैं हम, और वो है मेटाफर। अब मेटाफर अगर बोले तो किसी चीज का रूप दे देना। हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो समझो बेटा रूपक अलंकार। अब तीसरे वाले पे आते हैं, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स। ये बहुत समझदारी का है। अभी पिछले 2021 के अभी जो चल रहे, सॉरी जो 20 चल रहा है, तो 2020 के मार्च में जो एग्जाम हुए थे फरवरी मार्च में, उसमें भाई साहब ये आया था और पूछा गया था इसका फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। कल भी मैंने आपको बोला होगा। अब देखो इसमें 2 चीजें सूट कर जाते हैं। अभी जो पेपर चेकिंग में जिनकी ड्यूटी थी वो लोग बताते हैं कि इसके 2 ऑप्शन, उन्होंने 3 ऑप्शन, बल्कि 2 ऑप्शन जो बहुत सही माने वो माने उन्होंने मेटाफर, क्योंकि जब चेकिंग होती है तो लिस्ट आती है कि क्या क्या इसके ऑप्शन है चेकर के पास, तो मेटाफर, और दूसरा ऑप्शन उन्होंने माना पन। ठीक है, इन 2 पे जिक्र करते हैं। तीसरा तो बहुत ही वाहियात ऑप्शन था जो मैच ही नहीं करता, पर माना पता नहीं किस हिसाब से। चलिए, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स। अब भैया एक वर्ड आया रिंग्ड, कोई इसमें कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है साफ साफ, लेकिन यहां रिंग शब्द के 2 मतलब निकलते हैं। हिंदी पढ़े हैं तो हिंदी में एक अलंकार पढ़े होंगे श्लेष। इसका क्या मतलब था, एक ही शब्द जो अपने बहुत सारे मीनिंग दे, 2 या 2 से अधिक मीनिंग दे। अब यहां रिंग लिखा गया। अब रिंग के 2 मतलब होते हैं भाई। एक तो रिंग होता है किसी का घेरा, जैसे बॉक्सिंग का हम बोलते हैं रिंग में आया, बॉक्सिंग रिंग, तो ऐसा घेरा। दूसरा अगर हम समझें तो रिंग का मतलब होता है भैया अंगूठी। तो भैया ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया। अर्थात जब एक ही शब्द को कई शब्दों के लिए यूज किया जाए तो उसको हम क्या कहते थे, श्लेष। अंग्रेजी में इसको पन कहते हैं। इसका सही आंसर मैं पन मानता हूं, और डेफिनेटली रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये है। मेटाफर भी थोड़ा सा इसमें एक चांस बनता है, बट अगर आप 90%, 100% कुछ भी सोचें, पन इज द बेस्ट आंसर, 100% करेक्ट। इसको तो कोई काट ही नहीं सकता था। और ये बेटा इस तरह इतना सिंपल नहीं होता है। ये आपका पन का मतलब श्लेष होता है, ये भी आप समझ लो। धीरे धीरे आप हिंदी से कनेक्ट हो जाओगे ना तो कभी कभी अंग्रेजी की चीजें सीखने में मदद मिलती है, खासकर फिगर्स ऑफ स्पीच। ये अगर आप हिंदी थोड़ा पढ़े हैं, हिंदी अगर जानते हैं तो आप बहुत अच्छे से इनके साथ कनेक्ट हो पाएंगे।
और बहुत अच्छे से इनको सीख पाएंगे। तो देखो बेटा, कल जो क्वेश्चंस पूछे गए आपसे राइम स्कीम, वो हमने समझा दिए कि इस तरह से राइम स्कीम होता है। और दूसरा फिगर्स ऑफ स्पीच, अभी 3 ही आए थे, बहुत सारे होते हैं। अभी मैं पूरी क्लास में लेके बैठूंगा तो बात नहीं बनेगी। जैसे जैसे हमारे पॉइंट्स में आते जाएंगे, जितने भी होंगे हम सब समझाते जाएंगे और आप भी फोकस्ड रहोगे। अगर मैं पूरा उसी का चैप्टर लेके अभी बैठ गया तो बहुत बड़ा चला जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। तो प्लीज आज आपने 3 फिगर्स ऑफ स्पीच सीखे, उनकी थोड़ी सी नॉलेज हुई। कौन सा जी? जिसको आप एलिट्रेशन कहते हैं, हिंदी बोले तो अनुप्रास अलंकार होता है, एक जैसे साउंड वाला। और जब किसी चीज का कंपैरिजन इनडायरेक्टली किया जाए तो मेटाफर होता है, जिसको रूपक कहते हो। और भैया जब एक ही शब्द ऐसा यूज किया जाए जिसके 2 मतलब निकल रहे हैं, 3 मतलब निकल रहे हैं, तो उसको हम पन कहते हैं। सीबीएसई ने इसका मेटाफर भी स्वीकार किया, पन भी स्वीकार किया, बट द पन इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अब इस पोएम के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, इतने सारे क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं। आप +2 के बच्चे हो तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आखिर इसमें करना क्या है, आपको क्या लिखना है, क्या सवाल पूछा गया है, और आपको घर पे अब एक नोटबुक बनानी है और उस पर काम करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी काम कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर। इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब अपनी बुक उठा लीजिए और मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं आपको, एक्चुअली क्वेश्चंस बता रहा हूं और कैसे आंसर करना है, क्या क्या इनके आंसर हो सकते हैं, ये देखो। ठीक है, अभी 7th 8th के बच्चे नहीं हो, सब कुछ बोर्ड पे लिखो, फिर आप उसको उतार लो, एज इट इज रट लो, अंग्रेजी लिखना सीखो, अंग्रेजी बनाना सीखो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू डेनिजेंस, कल पढ़ा था एक वर्ड था डेनिजेंस, हाउ डू डेनिजेंस एंड चिवेलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। पूछा यह गया है भाई साहब, टाइगर के एटीट्यूड में ये 2 शब्द किस तरह से हमारे सामने पेश किए गए। चिवेलरिक कल बताया था बहादुर होता है, और दूसरा डेनिजेंस। अब कहां के डेनिजेंस? डेनिजेंस ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड, अर्थात जंगल के निवासी। तो भैया ये दोनों शब्दों का आपको ये लिखना है कि दोनों शब्दों का इस्तेमाल क्यों होगा, तो यही लिखना है बिकॉज द टाइगर्स आर द इनहैबिटेट्स ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड मीन्स द जंगल। और दूसरा पूछ ले चिवेलरिक क्यों यूज हुआ, एज यू ऑल नो द एटीट्यूड ऑफ टाइगर्स आर फुल ऑफ ब्रेवरी, दे आर नेवर टिमिड, they don't be afraid of anybody in the world, so that is why for their attitude these 2 words are expressed. Correct? थोड़ा अपना बढ़ा के लिखना, जितना आप एक्सप्रेस कर सकते हो, फिर देखते हैं कितना बेटर करते हो। दूसरा क्वेश्चन था बेटा, हाउ डू यू थिंक ऑन जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल इन द सेकेंड स्टेंजा। ये स्टेंजा वगैरह वगैरह ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा पूछेगा जो मैं सवाल पूछ रहा हूं। हाउ डू यू थिंक ऑन जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, बताओ भाई कैसे कांप रहे हैं भाई। एंड द करेक्ट आंसर इज, एज वी अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग द पोएम दैट Aunt Jennifer has become very old and weak because of the torture by her husband, so she is not having that much energy as she was having in her young age, and she finds it even hard to pull the ivory needle. That is the reason she is very weak, she is energyless, that's why her hands are fluttering. इसका जवाब हो गया। सवाल आगे बढ़ता है और ये पूछा गया है, why is she finding the needle so hard to pull? इसका भी जवाब हम दे चुके हैं, because she is very weak and energyless, so she cannot pull the needle through the canvas. Okay, next. And now question 3. What is suggested by the image massive weights of uncle's wedding band? The question is, the poet has given us an image massive weight of uncle's wedding band. क्या सजेस्ट करता है वो इससे? अब तब अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या सजेस्ट करता है? सजेस्ट ये करता है कि जो आंटी की लाइफ है वो उसका जो वेडिंग बैंड है वो उसके लिए बहुत भारी भरकम है। अब यही तो समझाना है आंसर में कि भारी भरकम कैसे है। देखो, आंट जेनिफर, द करेक्ट आंसर इज, एंड द स्ट्रेट आंसर,
Aunt Jennifer's life is very much burdenful. She was never accepted as a wife by her husband. She was never given equal rights which are given to a particular woman. That is why this married life or this marriage is a burden on her, and she is thinking that this marriage is like the massive weight band gifted by uncle, means husband of Aunt Jennifer. तो ये सारा इस तरह से होगा कि इसलिए मैसिव वेट कहा गया है क्योंकि उनका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं है, उसके हस्बैंड ने कभी उसको जितना वो डिजर्व करती थी उतना रेस्पेक्ट नहीं दिया. शी वॉज बीटन, शी वॉज टॉर्चर्ड, मैनी मोर. और अगला क्वेश्चन है बच्चे, ऑफ वॉट और ऑफ whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza? ऐसा कोई क्वेश्चन मैं फिर बोलता हूं, वो नहीं पूछता कि इन थर्ड स्टेंजा क्या है, इन फोर्थ स्टेंजा क्या है. हाँ, वो स्टेंजा देने के बाद ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, बट डायरेक्टली वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा. चलिए, ऑफ व्हाट ऑफ और ऑफ whom is Aunt Jennifer terrified with the third stanza? इन द थर्ड स्टेंजा. अच्छा, आंट जेनिफर किस से टेरिफाइड है जी, किस चीज से या किस से? बोलिए. आंट जेनिफर इज टेरिफाइड दैट आफ्टर हर डेथ, इवन आफ्टर हर डेथ, शी विल हैव टू डू द वर्क ऑफ डेली लाइफ. इवन हर हैंड्स विल लाई, and even after that she will have to work. That is the only fear she is having there. In the poem it is expressed the same way. What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ringed? अब दो चार क्वेश्चन एक ही में पूछे गए तो मैं छोटा छोटा करके जवाब देता हूं आपको. व्हाट आर द ऑर्डील्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय? भाई, किन ऑर्डील्स से आंट जेनिफर घिरी हुई हैं? ऑर्डील्स कल परसों हमने मीनिंग भी बताया कि लाइफ में जो आपके बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनको ऑर्डील्स कहते हैं. ठीक है जी. तो व्हाट आर द ऑर्डील्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय? द आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय द ऑर्डील्स ऑफ her past life where she was tortured a lot. Why is it significant that the poet uses the word ringed? Correct? It is, the word ringed is very much significant because she was really ringed. She was really surrounded by the tortures and tyranny of her husband. She was not having the right to come out of that ring. So she was ringed, she was tortured, she was not given any chance to present herself throughout the world. Okay. What are the meanings of the word ringed in the poem? Very clear. Ringed means she was surrounded by her married life. She could not come out, she could not do the things what a modern woman can do. These are the things. So she was surrounded, she was ringed, she was in a particular area from where she could not come out. Next, interpret the symbols found in the poem. Okay, ऐसा कोई सवाल तो होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सिंबल्स पूछे गए हैं कि इसमें इस पोएम में आपने कौन कौन से सिंबल ऐसे देखे हैं जिनको आप इंटरप्रेट कर सकते हो. तो भैया देखो, पहला तो है सिंबल टाइगर्स, और दूसरा है सिंबल अगर देखें तो वो जो कैनवास है जिसको मैं बोलता हूं पैनल. ठीक है. तो पैनल पे, पैनल सिंबल है वुमेन का और टाइगर सिंबल है मैन के. उस पैनल पर वो टाइगर हैं क्योंकि उस वुमेन ने उन टाइगरों को जिंदा किया है. इसमें एक कटाक्ष भी है कि वुमेन ही इंसान को पैदा करती है, दुनिया में इंसान वुमेन की वजह से आता है और फिर उसी को टॉर्चर करता है. ये इसमें बहुत बड़ा सिंबॉलिक इश्यू है. सो द पोएट और पोएटेस expresses
that there are two symbols. 1 minute please. हाँ बच्चों, एक्चुअली बाहर डॉग की आवाज़ें आ रही थी, बहुत सारी बार आ चुकी हैं, तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, शूट तो करना ही। तो अभी क्वेश्चन रह जाता है लास्ट वाला, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर। ये आपसे सवाल पूछे भैया, क्या आंट जेनिफर से आप किसी प्रकार की कोई सहानुभूति रखते हैं? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर। और जिसने भी पोएम लिखी है, एड्रियन रिच, या जो स्पीकर है, उसका आंट जेनिफर के प्रति क्या रवैया है, क्या समझता है वो आंट जेनिफर को, और उसके प्रति सहानुभूति है या नहीं है। इस सवाल का कोई जवाब मेरी तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि भाई साहब आपसे पूछा गया है, एग्जाम में वो आपसे पूछेगा, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर। आंट जेनिफर की पूरी पोएम पढ़ ली, क्या आपको उस पर थोड़ी दया, रहम, सहानुभूति हुई, और हुई तो भैया एक्सप्रेस करो क्यों हुई, ऐसा उसमें क्या था कि आप उसके प्रति सिंपैथाइज हो गए। तो दीज वर द क्वेश्चंस। आपके पास बुक्स होंगे, उन सब में भी अवेलेबल है, और जहां से भी मिले आप नोटबुक में जरूर करिएगा। और मिले क्यों, इतना अंग्रेजी आपको आता है, पूरा पोएम एक्सप्लेन कर दिया गया, आप खुद लिखिएगा। जहां इश्यूज होते हैं, कॉल मी, आई एम अवेलेबल फॉर यू। ओके, सो हैव अ गुड टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।